जब भी गाइस हम लोग ना ऑनलाइन कोई सी सीरीज देखते हैं या कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें पुलिस की कस्टडी में कॉन्विक्ट को लिया जाता है और उसको बहुत बार चाटे पड़ते हैं और उनकी पिटाई होती है, बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है पुलिस द्वारा, ऐसा ही मूवीज में दिखाते हैं। बट बाय वे ऑफ लॉ ऐसा अलाउड है क्या? ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दैट इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज डीके बासु केस, जो मैं आपको लर्न विथ लीगल एज सीरीज में बताने वाला हूं। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं गाइस। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी जुडिशियल मशीनरी, कुछ ऐसे गाइडलाइंस प्रोवाइड किए थे जहां पे पुलिस अब जब भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेंगे, अपने कस्टडी में लेंगे या लॉकअप में अगर डाल देंगे, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना है। सो जैसा मैं हर बार करता हूं, और ये अब तो शायद सिद्धांत सर का पेटेंट ही बन गया है कि पहले ही बता देते हैं कि क्या करने वाले वीडियो में। चलो, तो फर्स्ट वील बी गोइंग थ्रू द सर्टन फैक्ट्स ऑफ द केस की एग्जैक्टली केस क्या है, देन इसमें इशू क्या इन्वॉल्व था, कोर्ट ने अपने हिसाब से क्या रोल डिफाइन किया, एंड कोर्ट के ऐसे कौन से गाइडलाइंस हैं जो एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिए गए। चलिए शुरू करते हैं। सो फैक्ट्स ऑफ द केस में फर्स्ट, डीके बासु, दिलीप कुमार बासु जी ने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा, ही वॉज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ लीगल एड सर्विसेज, विच इज वन ऑफ द नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वहां पे जब इन्होंने न्यूज़पेपर में, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा था, तो तब वो पढ़ने के बाद उनको लगा कि यार, ऐसा पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो रही है, जिनको वो अरेस्ट कर रहे हैं या लॉकअप में डाल के उनका इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसको हम कस्टोडियल डेथ्स बोलते हैं, तो उनको न्यूज पढ़ने के बाद लगा कि आई शुड, क्योंकि वो खुद एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे लीगल एड सर्विसेज के लिए, तो आई शुड मेक एन अपील टू सर्टन टाइप्स ऑफ केसेस, और मैं इसके लिए केस फाइल करूंगा। तो ही मेड हैव रिटन वन ऑफ द लेटर टू that is on 26th August 1986 को to the apex court, एंड उन्होंने अपनी बात में ये कहा कि मेरे लेटर को, रिक्वेस्ट करी कि मेरे लेटर को एज अ रिट पिटिशन कंसिडर किया जाए, क्योंकि कस्टोडियल डेथ्स वर टेकन प्लेस दैट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही एक लेटर, दैट इज बाय मिस्टर अशोक कुमार जोहरी द्वारा दिया गया, एड्रेसिंग वन ऑफ द केस, दैट इज डेथ हैव टेकन प्लेस इन अलीगढ़ in police custody of the name person called as महेश बिहारी। ठीक है, सो ऐसे लेटर जब आए तो कोर्ट ने बोला कि यार, मैं इन सारे लेटर को कंसिडर करके एज अ रिट पिटिशन मान लूंगा। ठीक है, एंड ऑन 14th August 1987 में कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया, एक नोटिस इशू कर दिया जितने भी स्टेट्स थे, कि आप लोगों को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा रिलेटेड टू सर्टन केसेस विच हैव बीन फाइल्ड फॉर कस्टोडियल डेथ्स। तो इसमें स्टेट्स लाइक मेघालय, मणिपुर, देन हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सब लोगों ने अपने अपने स्टेट्स ने एफिडेविट्स फाइल किए related to the cases which have been lodged in front of the apex court, that is the Supreme Court. ठीक है, so that is what the issue we have been talking about, certain custodial deaths which have taken place, certain inhuman treatment with related to the person who have been taken up into the custody of the police, या उनको अरेस्ट कर लिया गया है, या कोई भी custodial violence हो रहा है, ये सारे issues involved थे। एंड डीके बासु जी को लगा कि नहीं यार, someone should step forward, me being one of the executive chairman of legal aid service, तो मुझे आगे बढ़ के ये बात बोलनी चाहिए। तो उन्होंने अपना लेटर आगे भेज दिया। ठीक है, अब कोर्ट का रोल इसमें क्या आया, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए दैट स्टेट, जो भी स्टेट है जहां पे भी ऐसा हो रहा है, उन स्टेट्स को प्रॉपरली, फेयरली एक्ट करना चाहिए, इनके हित में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 में ये चीज क्लियरली प्रोवाइड करता है दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इवन दो उनके अगेंस्ट केस चल रहा है, इंटेरोगेशन चल रही है, या दे हैव बीन कॉन्विक्टेड, बट आप पुलिस कस्टडी में लेके उनको नहीं मार सकते। ये गलत है, क्योंकि उनके पास ये राइट है। ठीक है,
तो नेक्स्ट दैट इज कोर्ट ये जरूर बोल रहा है कि आप इंटेरोगेशन करो, बट उन लोग के ऊपर कोई भी टॉर्चरस बिहेवियर नहीं करना चाहिए। टॉर्चरस मींस खाने को नहीं दे रहे हैं, उनको एक बहुत ही क्लोज रूम में बंद कर दे रहे हैं, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इट हैज बीन कंसिडर्ड बाय द कोर्ट बाय वे ऑफ देयर ऑर्डर। नहीं तो आपके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विद दिस दे हैव प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर्ड मशीनरी, जो अपन यहाँ पे डिफरेंट 11 पॉइंट्स के थ्रू करने वाले हैं। यहाँ पे मैं कोई भी फिल्म का पोस्टर नहीं दिखा रहा हूं आपको, बट ये कुछ ऐसे फेसेस हैं बाय वे ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर्स या सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स के तौर पे जब ये आईपीएस ऑफिसर के तौर पे रिप्रेजेंट करे जाते हैं मूवीज में, तो हमारा एक व्यू बन जाता है कि यार ये तो खुला आम कुछ भी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट गाइडलाइन जो डिफाइन की गई है कि जब भी कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेंगे किसी भी अरेस्टी को, तो उनके पास प्रॉपर एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन और उनके नाम के टैग होना बहुत जरूरी है, मतलब प्रॉपर वर्दी में होना जरूरी। वन ऑफ द टैग मैंने आईपीएस ऑफिसर का आपको यहां प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ऐसे ही जब ऑफिसर्स डेप्यूटी लेवल पे जाते हैं या कमिश्नर लेवल पे जाते हैं, उनके टैग्स चेंज होते जाते हैं, जो आप यहाँ शोल्डर पे देखते हैं ये लगाया जाता है ना। और इन लोग के यहाँ पे प्रॉपर नाम भी दिए जाते हैं। तो ये होना बहुत जरूरी, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जा रहा है अरेस्ट करने के लिए, तो ये टैग होना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट पार्ट इज देयर हैज टू बी अ प्रॉपर अरेस्ट मेमो। अब ये अरेस्ट मेमो क्या होगा? दैट इज अरेस्ट मेमो इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर, जो आपको पकड़ के ले जा रहा है भाई वो होगा, बट उसमें वो सारी डिटेल लिखेगा। क्या लिखेगा? कि भैया किसको अरेस्ट किया, कौन सी डेट है, उनको कहां से अरेस्ट किया, उनको किस कस्टडी में रखा गया, एंड इट हैज बीन अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द विटनेस। तो विटनेस कौन होगा? आप ही का कोई रिलेटिव, फ्रेंड वगैरह जो आपके साथ रह रहा है, या नेबर वगैरह, जो भी क्लोज रिलेटिव में काउंट होगा। आपको बताना पड़ेगा कि भैया मुझे ये ससुराल ले जा रहे हैं, तो आप इस पे जरा सा साइन कर दो, ठीक है। देन इट हैज टू बी काउंटर साइन बाय द अरेस्टी, जिसको पकड़ के ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज, ये हक है अरेस्टी का, दैट दे हैव अ राइट टू इन्फॉर्म देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी नेबर वगैरह हैं जिनको वो चाहते हैं कि मुझे अरेस्ट में ले जाने के पहले मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी है उन लोगों की, यार मुझे पकड़ लिया गया है। तो ये इनका हक है जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। जब तक ये मेमो साइन नहीं किया गया, तो दे कैन कीप एन इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड टू देम, ठीक है। देन अ नोटिफिकेशन इज बीन प्रोवाइडेड बाय द पुलिस। अब ये कौन सा नोटिफिकेशन है भाई? पुलिस को विद द हेल्प ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का जो भी लीगल एड सर्विस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलॉन्ग विद देम, तो वहां पे जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, इनको इनके कोई ऐसे रिलेटिव जो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भोपाल में रह रहे हो, भोपाल से किसी को पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा, तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अगर मैं बोलूं इंदौर में, तो वो इंदौर में किसी रिलेटिव, फ्रेंड वगैरह को जिनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन पुलिस द्वारा विद द हेल्प ऑफ द लीगल एड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज उनको प्रोवाइड करना दिया गया है, ठीक है। कि कहां पे उनकी कस्टडी है, उनका नाम क्या है, किनको लेके जा रहे हैं, कौन सा पुलिस ऑफिसर लेके जा रहे हैं, ये चीज पुलिस को खुद बताना कंपलसरी हो गया, वन ऑफ द गाइडलाइन। नेक्स्ट इज अरेस्टी मस्ट बी इन्फॉर्म। अब देखो, जिसको पकड़ के ले जाया जा रहा है उसको तो नहीं पता ना ये गाइडलाइन कहां से आई, भाई उसने तो कुछ गलत काम कर दिया, उसको पुलिस कस्टडी में ले जा रहे हैं, लॉकअप में रखेंगे, तो उसको बताना ये पुलिस ऑफिसर की एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी बन जाती है कि भैया तेरा ये हक है, तुझे पता होना चाहिए कि तू अपने रिलेटिव्स वगैरह को, क्लोज रिलेटिव्स को बता दे कि हम तुझे ससुराल ले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरी एंट्री। डायरी एंट्री देखो यहाँ पे बढ़िया सी अपनी क्यूट सी डायरी बना दी गई है, हाँ भैया सैल्यूट मार रहे हैं आपको। तो ये जो डायरी एंट्री है, अब एफआईआर तो लॉन्च होगी जब आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, बट एट द स्पॉट जहां पे आपको अरेस्ट किया गया है, वहां पे भी डायरी एंट्री करनी पड़ेगी। कौन नाम है, किसने यहाँ पे सिग्नेचर प्रोवाइड किया, कौन थे विटनेस, अरेस्टी का नाम वगैरह, सारी डिटेल इस डायरी एंट्री में प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन मेमो। अब अगर किसी अरेस्टी को अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब अरेस्टी अगर उसको ले जा रहे हैं और उसको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी माइनर या मेजर इंजरी है, तो भाई उसको ये इंफॉर्मेशन पुलिस वाले को बतानी पड़ेगी, एंड वो इंस्पेक्शन मेमो में
इस चीज की नोटिंग डेफिनेटली कर लेंगे एंड इस इंस्पेक्शन मेमो की कॉपी वो अरेस्टी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन। भाई मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना जरूरी। तो ये कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन है? जब पुलिस कस्टडी में इंटरोगेशन चल रहा होगा या उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया होगा ऑन एंड ऑफ 48 आवर्स के भीतर के अंदर, और हर 48 आवर्स में अगर इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टी इज रिक्वायर्ड। और ये वहां के जो हेल्थ सर्विसेज होंगे आपके, चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन के जो हेल्थ सर्विस अथॉरिटी होगी, उसके डायरेक्टर ने एक अथॉरिटेटिव डॉक्टर को अपॉइंट किया होगा और वही मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुला लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी गाइडलाइन में प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपीज टू दी इलाका मजिस्ट्रेट। तो आपके जिस भी शहर के जो मजिस्ट्रेट होंगे, आपको एज बीइंग अ पुलिस ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट जो आपने मेमो बनाया था, जो आपने इंस्पेक्शन मेमो बनाया था, और कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दी अरेस्ट इन पुलिस कस्टडी जो लिया गया है, वो सब आपको कॉपीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन इट इज वेरी मच प्रोवाइडेड, जो हमारे पास राइट भी है कि उनको एक लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करना भी चाहिए। तो दैट इज असिस्टेंस ऑफ अ लॉयर मस्ट बी प्रोवाइडेड, दे हैव बीन प्रोवाइडेड। आप लोग ने मूवीज में देखा होगा कि वो उनके पास हक है कि मैं मेरे लॉयर को कॉल करके बुला सकता हूं और मैं इंटरोगेशन के दौरान जो भी असिस्टेंस है मैं अपने लॉयर को बुला सकता हूं कि आप आइए मेरी बात सुनिए, मेरे साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। क्योंकि भाई वी बीइंग अ लॉयर विल ओनली अंडरस्टैंड दीस टाइप्स ऑफ जजमेंट्स एंड दी गाइडलाइन, और हम फिर पुलिस को बता सकते हैं। बट पुलिस को अगर नहीं पता है तभी, नहीं तो पुलिस क्या बोलेगा, अच्छा तू मुझे कानून सिखाएगा। ये सारी चीजें मूवीज में दिखाते हैं, थोड़ा ड्रामेटिक है, बट रियलिटी में थोड़ा सा अलग हो जाता है। एंड द लास्ट पार्ट इज पुलिस कंट्रोल रूम। आप लोग ने एक बहुत बड़ा सा रूम देखा होगा जहां पे पुलिस कंट्रोल रूम, बढ़िया इधर उधर से कॉल आ रहे हैं, सब चीजें सुन रहे हैं, हाँ ये सारी चीजें। तो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को भी कस्टडी में लेता है, सबसे पहले उसको 12 घंटे के अंदर इंफॉर्म करना पड़ेगा पुलिस कंट्रोल रूम में कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया है, इस प्लेस से अरेस्ट किया है। एंड पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर ही एक पर्टिकुलर बोर्ड में, जो उनके एक एरिया में डिफाइन किया होगा बोर्ड होगा जो पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर ही रहेगा, उसमें ये डिस्प्ले होना भी जरूरी है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन बाय दिस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर ने इनको अरेस्ट किया है और ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच गई है। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दीज टाइप्स ऑफ केसेस। एंड वीडियो के दौरान अगर आप लोग को कभी भी ऐसा लगा हो कि यार इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, तो गाइस प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में हमको बताते रहो। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों के पसंद के वीडियोस हम यहां हमेशा लाते रहें। एंड forget not, we are already booming on YouTube because of you guys. We are there on Telegram, Instagram, Facebook, और अगर आप लोगों ने हम लोग को इन प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ तो सब्सक्राइब कर ही लिया क्योंकि आज आप लोग यहाँ पे हो, बट अगर आपने बाकी प्लेटफॉर्म से हम लोग को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसको जाके वीडियोस को, रील्स को, जितने भी हम लोग IGTV मूवीज वगैरह उसमें सब कुछ जो डालें डिटेल वीडियोस सिर्फ आप लोग के लिए और छोटे छोटे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ाई के साथ खुश रहें, प्रेशर ना ले। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ सिद्धांत सर आपके, and thank you so much for watching the video till the end. Bye bye, take care, see you in the next video.